नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4-5 जुलाई को स्टेट है और ये वाला स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलनी हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको सीरियसली लेना भाई। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वैदिक साहित्य वाला टॉपिक है ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका केवीएस हो, चाहे डी ट्रिपल एस पी हो, या फिर एस्टेट हो, या फिर टीजीटी का, या फिर पीजीटी का, कोई भी हो आपका, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक साहित्य। ठीक है, जो अपना जो लौकिक वैदिक साहित्य है वो कब से स्टार्ट हुआ था? जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का जो साहित्य है वहां तक का आपका वैदिक साहित्य कहलाता है। ठीक है, ऋग्वेद से लेके रामायण की रचना, रामायण तक का साहित्य क्या कहलाता है? आपका वैदिक साहित्य कहलाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में सभी वेदों के मंत्रों का संग्रह होता है। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति तथा उपवेदों को शामिल किया गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य में किस किस को शामिल किया गया है भाई? जो आपके ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, स्मृति है तथा उपवेद है, इन सबको शामिल किया गया है। जो वेद शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु और घ प्रत्यय से हुई है। पूछ सकता है भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका। वेद विद धातु और घ प्रत्यय से मिलकर बना है। तो घ प्रत्यय का आपका क्या शेष रहता है? अशेष रहता है। और जो घ प्रत्यय से बनने वाले शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो वेद भी क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वेद भी क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। विद प्लस घ से क्या बना? आपका वेद है। ठीक है, जो आपकी विद धातु है उसका कितने अर्थों में प्रयोग हुआ है? 4 अर्थों में। पूछ सकता है भाई कितने अर्थों में प्रयोग हुआ है? 4 अर्थों में। कौन से? विद सत्तायाम, विज्ञाने, विदाचरणे और विद लाभे। ठीक है, विद सत्तायाम, विज्ञाने, विदाचरणे और विद लाभे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, कितने अर्थों में प्रयुक्त हुआ है? 4। विद सत्तायाम क्या होता है? जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, यानी कि जो संपूर्ण विश्व का आधार हो, वो क्या होता है? आपका विद सत्तायाम। विद ज्ञान क्या होता है? जो संपूर्ण ज्ञान का कोश हो। और जो विद आचरण होता है वो क्या होता है? जो ऐहिक युग व पारलौकिक युग अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग में विचरणशील विचारों का भाव हो, क्या होता है? वो आपका विद आचरण। ठीक है, विद लाभ है। यह लोक और परलोक में लाभप्रद है। जो इस लोक में भी लाभदायक है और जो दूसरा लोक है उसके अंदर भी क्या है? ये लाभप्रद है। ठीक है, उपयुक्त चारों अथर्ववेद में निहित है। वेद की इन धातुओं के आधार पर ही परिभाषा निर्धारित की गई है। आचार्य सायन ने वेद की क्या परिभाषा दी है भाई? ये देके पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य सायन ने। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार लौकिक उपायम ग्रंथों वेद। यानी कि जो इष्ट, जो आपके इच्छित है उसकी तो प्राप्ति, और जो अनिष्ट है उसका त्याग करने के लिए जो आपके लौकिक उपाय से संबंधित ग्रंथ ही क्या कहलाता है? आपका वेद कहलाता है। ठीक है, जो इष्ट की तो प्राप्ति में सहायक हो और जो अनिष्ट का त्याग करने के लिए जो ये लोक में उपाय किए जाते हैं उनसे संबंधित ग्रंथ क्या कहलाता है? आपका वेद कहलाता है। जिसका तात्पर्य क्या है? अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, शिष्ट अशिष्ट, सदाचार दुराचार, उचित अनुचित, ज्ञान प्रवाह, उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ठीक है, वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु और घ प्रत्यय। विद धातु और घ प्रत्यय, और इसका कितने अर्थों में यूज होता है? 4। विद सत्तायाम, विज्ञाने, विदाचरणे और विद लाभे। ठीक है, आचार्य सायन ने इसकी सार्थक परिभाषा दी है। कौन सी? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार लौकिक उपाय ग्रंथों वेद है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। वेद शब्द इहलोक में अन्य नाम से भी जाना जाता है। वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छंदस, श्रुति, आग्नेय, आगम, निगम, त्रयी, स्वाध्याय।
इस श्लोक में हम इनको इन नाम से भी जान सकते हैं, जैसे छंदस, श्रुति, आग्नेय, आगम, निगम, त्रयी और स्वाध्याय। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों को 7 नाम प्रदान किए हैं। कौन से? छंदस, श्रुति, आग्नेय, आगम, निगम, त्रयी, स्वाध्याय। किसने नाम प्रदान किए हैं? ये महर्षि दयानंद ने। ठीक है। और जो महर्षि दयानंद ने ही वेदों को क्या कहा है? अपौरुषेय कहा है। क्या कहा है? अपौरुषेय। वेदों को अपौरुषेय किसने कहा है? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। अर्थात वेद किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, यह जो सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुई। ठीक है। जो ब्रह्मा के निश्वास से निसारित मानी गई है। पाश्चात्य विद्वानों ने वेद का निश्चित काल निर्धारित किया है। ठीक है। सबसे पहले किन्होंने किया था? जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने वेदों का निश्चित काल निर्धारित किया है। अब हम वेद का काल निर्धारण पूछेंगे। सबसे पहले किसने निर्धारित किया था? मैक्स मुलर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले किसने किया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार कितने कब आए थे वेद? 1200 ईसा पूर्व लगभग। विंटरनित्ज के अकॉर्डिंग कितने हैं? 2500 ईस्वी पूर्व लगभग। याकोबी या फिर जैकोबी के अनुसार कितने हैं? 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व लगभग। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कितने हैं? 6000 ईस्वी पूर्व लगभग। ठीक है। ये टाइम भी याद रखना भाई। ये पूछ सकता है कि विंटरनित्ज के अनुसार कब के हैं ये, वेदों का काल निर्धारण कितना है और मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग कितना है, इस टाइप से। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल ज्योतिष के आधार पर किया है। ठीक है। इन्होंने कृतिका, मृगशिरा, अश्विनी काल के आधार पर ज्योतिष प्रक्रिया का उल्लेख किया है। वेदों की प्राप्त पांडुलिपियों के आधार पर वेद काल सामान्यतः अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने मतों के आधार पर निर्धारित किया है। ठीक है। वेद का विभाजन देखना। वेदों का विभाजन किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन ने। किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन ने। ठीक है। इसी कारण कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वेद व्यास। वेदों का विभाजन करने के कारण ही कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी ने कितने भागों में विभक्त किया है वेद को? 4। कितने भागों में? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा गया है? वेद त्रयी। वेद त्रयी किन्हें कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। ये 3 वेद क्या है? परलौकिक है। और जो तारुणी वेद है, यानी कि जो इस श्लोक का है, वो क्या है आपका? अथर्ववेद। ठीक है। वेद त्रयी में कौन से आपके आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। अब देखिए वेदों का अस्तित्व। भारतीय परंपरा के विद्वानों के अनुसार वेदों का काल निर्धारित करना असंभव है। ये अलग अलग हम पढ़ेंगे अब। मैक्स मुलर, इनके विचारों के अनुरूप इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल का वर्णन लिखा हुआ है। इसमें ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर किसकी बुक है? ये मैक्स मुलर की बुक है। ठीक है। उन्होंने वेदों के रचना काल निर्णय में सर्वप्रथम प्रयास किया है। ठीक है। सबसे पहले प्रयास किसने किया था? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक में वेदों के रचनाकाल को 4 भागों में विभक्त किया है। मैक्स मुलर कौन है? जर्मन विद्वान। ठीक है। और इन्होंने संस्कृत के ज्ञान को प्रारंभ से ही ग्रहण किया है, क्योंकि जर्मनी में संस्कृत भाषा का अस्तित्व प्रारंभ से ही होता है। कितने काल पर कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। किस किस काल पर किया इन्होंने? देखिए, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल इन्होंने कब से कब तक बताया है? 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। और मंत्र काल बताया है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व। और ब्राह्मण काल बताया है 800 से 600 ईस्वी पूर्व। और सूत्र काल बताया है इन्होंने 600 से 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इन्होंने जो ये इसका निर्धारण किया है काल, ये ऐतिहासिक साक्ष्यों का प्रयोग करके किया है। ठीक है।
जिसमें इन्होंने बताया कि बौद्ध साहित्य के कुछ समय पूर्व ही सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ है। बौद्ध साहित्य के कुछ समय पूर्व ही सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ है। जो सूत्र साहित्य वेदांग के कल्प विषय से संबंधित है और वेदांग से पूर्व ब्राह्मण साहित्य अर्थात मंत्रों का कर्मकांड के रूप में व्याख्यात्मक स्वरूप उपलब्ध है तथा ब्राह्मण से कुछ समय पूर्व मंत्रों का विकास हुआ है। इस जिसमें किस देवताओं की क्या की गई है, स्तुति की गई है। ठीक है। उससे पहले ऋग्वेद की पद्यात्मक प्रक्रिया का उल्लेख करने के लिए छंदों का प्रयोग किया गया है और इन सब के बीच में निर्मित होने वाला समय लगभग कितना वर्ष लगता है, 2 वर्ष निर्धारित किया है। ठीक है। मैक्स सबसे पहले किसने किया है, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर की बुक का क्या नाम है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, और कितने भागों में विभक्त किया है, 4। कौन से, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल कब से कब तक है, 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। मंत्र काल है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व। ब्राह्मण काल है 800 से 600 ईस्वी पूर्व और सूत्र काल है 600 से 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है ए वेबर। ठीक है। इन्होंने वेदों का रचना काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इन्होंने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिटरेचर में वेदों के रचना काल का वर्णन किया है। ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिटरेचर, और मैक्स मुलर की बुक का क्या नाम है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ठीक है। नेक्स्ट है याकोबी या फिर जैकोबी, ये भी एक जर्मन विद्वान है। इन्होंने वेदों का रचना काल ज्योतिष के आधार पर किया है। याकोबी ने भी ज्योतिष के आधार पर किया है, और किसने किया था ज्योतिष के आधार पर, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। इन्होंने ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में वर्षा ऋतु को प्रथम माना है। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में वर्षा ऋतु को प्रथम किसने माना है, याकोबी जैकोबी ने। तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के कृतिका नक्षत्र एवं वसंत संपात को उल्लेखित करके वेदों का रचना काल कितना माना है, इन्होंने 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। नेक्स्ट है विंटरनित्ज। विंटरनित्ज भी जर्मन विद्वान है। इन्होंने वेदों का रचना काल कितना माना है, 2500 ईस्वी पूर्व लगभग। इन्होंने अपने 3 मत दिए हैं। पहला मत है 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व और तीसरा है 6000 से 2000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। ये खुद ही स्वयं भ्रमित थे भी, तो इसलिए इनके आधार पर अंतिम निर्णय कितना माना है, इन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, ये भारतीय विद्वान है। इन्होंने भी ज्योतिष के आधार पर ही वेदों का काल का निर्धारण किया है। ठीक है। इन्होंने रचना काल को 4 भागों में विभक्त किया है। कौन से, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। मैक्स मुलर ने भी कितने पर किया है, 4। उनके कौन से हैं, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। बाल गंगाधर तिलक ने भी कितने भागों में विभक्त किया है, 4। कौन से, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। अदिति काल कब से कब तक है, 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। मृगशिरा काल है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। कृतिका काल है 2500 से 14 ईस्वी पूर्व, 1400, और अंतिम काल है 1400 से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है भाई। इन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि याकोबी और बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल ज्योतिष के आधार पर निर्धारित किया है। भारतीय परंपरागत विचार क्या है, भारतीय परंपरा के अनुसार वेद क्या है, अपौरुषेय है, नित्य है, शाश्वत है और अनादि होते हैं। एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक इनका विस्तार हुआ है। जो वेद है वो ईश्वर प्रेरित रचना है। ठीक है। ऋषि वेदों के रचयिता नहीं है अपितु प्रचारक हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ऋषियों मंत्र दृष्टार न तो सृष्टार है। ये खालिस्तान छोड़ के पूछ सकता है कि इसके अंदर क्या आएगी। ठीक है। ऋषियों मंत्र दृष्टार न तो सृष्टार है। ठीक है। यानी कि जो वेदों की रचना है वो उसकी रचना किसने की है, भगवान ने की है, ईश्वर ने की है, और जो ऋषियों तक पहुंचाई गई और फिर एक ऋषि से लेकर अगली पीढ़ी के ऋषि, इस प्रकार से इसका प्रचार होता आया है। ठीक है। इसलिए कहा गया है ऋषियों मंत्र दृष्टार है न तो सृष्टार है। वेदों का न तो आदि है और न ही अंत है। ठीक है।
भारतीय विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल सृष्टि के प्रारंभ को ही माना है, यानी कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से वेदों की भी रचना हो चुकी थी। ठीक है। तथा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वेदों की उत्पत्ति उस आदि परम पुरुष सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठता से हुई है। तथा पुरुष सूक्त में सर्वभूत यज्ञ चारों वेदों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, छंद, यजुर्वेद इत्यादि की उत्पत्ति सर्वभूत यज्ञ से हुई है। ठीक है। तस्मात् दज्ञात सर्वभूत ऋच सामान्य जगीरे। ठीक है। छंदांसी जगी से तस्मात् आयुस्त अजायत है। ठीक है। इस मंत्र में ही वेदों का उल्लेख है तथा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मोटा मोटी क्या हिसाब है, जो वेदों की रचना है वो सृष्टि की रचना से ही आरंभ हो गई है, और इन वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है दीनानाथ चुटेल। ये भी भारतीय विद्वान है। इन्होंने वेदों का काल नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें वेदों का काल 3 लाख ईस्वी पूर्व माना है। ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मैक्स मुलर है, याकोबी जैकोबी है, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है अविनाश चटर्जी। इन्होंने वेदों का काल कितना माना है? 2500 ईस्वी पूर्व माना है। इनकी पुस्तक का क्या नाम क्या है? ऋग्वैदिक इंडिया। इन्होंने भूगर्भ संबंधी घटनाओं का आधार मानकर काल निर्धारित किया है, तथा इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है सप्त सिंधु यानी कि पंजाब को आर्यों का निवास स्थान बताया है। इन्होंने ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी उल्लेख बताया है। अपने उपयुक्त साक्ष्य और विचारों के आधार पर वेदों का अस्तित्व निर्धारित किया है। वेदों की विषय वस्तु के कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4। कौन सी? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता क्या होती है? चारों वेदों की संहिता को भिन्न भिन्न रूप में हम परिभाषित कर देंगे, अर्थात चारों वेदों की संहिता जानना है वेदों का क्या है प्रारंभिक परिचय होता है। संहिता होती क्या है? संहिता जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वह ऋचा या मंत्र कही जाती है, तथा इन ऋचाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? संहिता कहते हैं। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। संहिता का पता चल गया क्या होती है? जिसके में देवताओं की स्तुति की जाती है, और जिन मंत्रों से देवताओं की स्तुति की जाती है उन मंत्रों या ऋचाओं का जो एक समूह होता है उसको ही क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋचा या मंत्र की परिभाषा स्तुयन्ते देवा अन्येति ऋक्। ठीक है। इन ऋचाओं का मूल रूप ही वेद का आधार विषय है। यह संहिता ऋक, यजुर, साम, अथर्व नाम से ही जानी जाती है, और इन्हीं संहिताओं को वेद के नाम से जाना जाता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों संहिताओं की विषय वस्तु भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? चारों भिन्न भिन्न होती है इनकी विषय वस्तु। जैसे ऋक संहिता की विषय वस्तु क्या है? यानी कि ऋक संहिता यानी कि ऋग्वेद संहिता, ऋक संहिता की विषय वस्तु क्या होती है? शस्त्र मंत्र। ठीक है। ऋक संहिता में क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। और यजुर संहिता में क्या होता है? कर्म कांड होता है, जैसे यज्ञ आदि। ठीक है ना। साम संहिता की विषय वस्तु क्या होती है? स्तुति, स्तोम यानी कि उपासना। और अथर्व संहिता की विषय वस्तु होती है प्रायश्चित। ठीक है। तो आज हम अपना यहीं पर ही समाप्त करते हैं वीडियो को। तो कल हम करेंगे अपनी ऋग्वेद संहिता, फिर आपकी यजुर्वेद संहिता, फिर आपकी सामवेद संहिता, उसके बाद आपकी अथर्ववेद संहिता। ठीक है। देखिए, ये जो वैदिक साहित्य वाला टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एक वर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ ऋग्वेद संहिता। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।